नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाका राजनीतिक तौर पर बेहद ताकतवर, बेहद अहमियत वाला और आर्थिक रूप से भी बेहद समृद्ध इलाका है, जिसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका किसी भी राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक ताकत मुहैया कराता है जिसके बल पर वो लखनऊ में हुकूमत करते हैं। 90 के दशक से चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या फिर मुलायम सिंह यादव रहे हो, मायावती रही हो, कल्याण सिंह रहे हो, राजनाथ सिंह का वक्त रहा हो, या फिर मायावती और अखिलेश यादव और या अब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, पश्चिम उत्तर प्रदेश इकलौता वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश में हुकूमत कौन करेगा यह तय करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। 18 जनपद वाले इस इलाके में विधानसभा की 120 सीटें और 18 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैं। यह क्षेत्र जब किसी को वोट करता है एक मुश्त वोट करता है और जब किसी से छीनता है एक मुश्त छीनता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह इलाका बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण और कई मायनों में राजनीतिक और आर्थिक ताकत देने वाला है। लिहाजा पश्चिम उत्तर प्रदेश जीतना उत्तर प्रदेश जीतने जितना ही महत्वपूर्ण है। इसको हम हरित प्रदेश के नाम पर भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की ताकत का प्रमुख केंद्र बिंदु है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जितने भी ताकतवर नेता हुए हैं या हैं, अधिकांश पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से ये बेहद सक्षम और मजबूत इलाका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश तय करता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा किधर से निकलेगी। भले ही लोग कहते हो कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, लेकिन दरअसल लखनऊ का रास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश होकर जाता है और पश्चिम यह तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, हुकूमत कौन करेगा। लंबे समय तक पश्चिम का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व रहा है, एकाधिकार रहा है कई बार, क्योंकि पूरब और मध्य उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और बुंदेलखंड ये बटे हुए हैं, लेकिन पश्चिम का वोटिंग पैटर्न हमेशा से एकमुश्त रहा है। 2007 के रिसेंट स्थितियां देख लें, 2012 देख लें, 2014, 2019 और उसके पहले 2017, वोटिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो अब आ जाइए दो एग्जाम्पल के साथ, जो लेटेस्ट दो इलेक्शन पहले हुए हैं। 2017 उत्तर प्रदेश का जनरल असेंबली इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और 2019 जनरल इलेक्शंस। दोनों में वोटिंग पैटर्न तकरीबन पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरफा रहा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में राजनीतिक क्रांति की नई इबारत लिखी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मेटिक प्रदर्शन किया, सपा बसपा आरएलडी के अलायंस के बावजूद। बीजेपी के लिए इतना फर्टाइल यह इलाका था कि सबसे ताकतवर जाट नेता चौधरी अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा मुजफ्फरनगर से, उनके बेटे को बागपत से चुनाव हारना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने वोट दिया। और दो तारीखें पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं भूल सकता रिसेंट ईयर्स में, 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा और 28 जनवरी 2021 की तारीख राकेश टिकैत का रोना। इन दोनों तारीखों ने उत्तर प्रदेश में पश्चिम की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। जिन जयंत चौधरी और अजीत सिंह की सभाओं में भीड़ नहीं आती थी, आज जयंत चौधरी को सुनने हजारों लाखों किसान इकट्ठे हो रहे हैं। शायद आप में से कम लोगों को पता होगा, क्योंकि हो सकता है मीडिया इन पार्टियों को ट्रैक नहीं करती या इनकी रिपोर्ट्स आती नहीं है। जयंत चौधरी 28 जनवरी के बाद से तकरीबन 10 बड़ी सभाएं कर चुके हैं, जिनको किसान पंचायत का नाम देते हैं, और हर सभा में
इतनी भीड़ आ रही है कि शायद जयंत को भी उसका अंदाजा नहीं होगा कि यह करिश्मा हुआ कैसे। 28 जनवरी 2021 के बाद के पश्चिम के राजनीतिक हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर नेता अपने इलाके में मूव तक करना उनके लिए कठिन है। वरना क्या कारण है कि पश्चिम में इस राजनीतिक बदलाव के बाद भी संजीव बालियान खामोश बैठे हैं, सुरेश राणा, भूपेंद्र चौधरी, चौधरी लक्ष्मी नारायण खुद जाट नेता हैं मथुरा के, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का मन नहीं बदल पा रहे हैं। पश्चिम में हालात बिल्कुल तेजी से बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बेहद नुकसान हो रहा है, बल्कि हो गया है। डैमेज हैज बीन डन। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की चूक? क्या यूपी पुलिस की मिसहैंडलिंग? या राकेश टिकैत को पिटवाने या उनको बेइज्जत या अपमानित करने के तरीके? क्या इस नुकसान को बीजेपी महसूस कर रही है? क्योंकि अगर 120 असेंबली सीट्स पे सीधे अगर नुकसान होगा तो यह बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बात होगी, क्योंकि अब चुनाव सिर पर हैं। महज 10 महीने का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव का, और 2013 के पहले की इक्वेशन बन रही है जाट गुर्जर मुस्लिम एकता। जाटो समाज हमेशा मायावती के साथ इंटैक्ट खड़ा रहा है, तकरीबन 90%। बाकी वहां का ब्राह्मण समाज हो या अदर बैकवर्ड कास्ट हो, वो बटे हुए उठे उनके। लेकिन अगर जाट गुर्जर मुस्लिम एकता हुई तो ये उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक इबारत लिखेगा, एक नई राजनीतिक कहानी लिखने वाला है। और बीजेपी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले वक्त में वो पश्चिम में इस गुस्से को शांत कैसे करे। मैंने पहले भी कहा कि 2013 और 28 जनवरी 2021 ये दो ऐसी तारीखें हैं जो पश्चिम कभी नहीं भूलेगा। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत, उसने इस एकता की नई आधारशिला रखी है, जहां जाट गुर्जर और मुस्लिम एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, किसान के नाम पर, सम्मान और स्वाभिमान के नाम पर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका काउंटर तलाशना बहुत मुश्किल है। उनके ताकतवर नेता जिनका मैंने नाम गिनाया, ये सब कुछ भी कर पाने में नाकाम है, इवन कि ये अपने लोगों को समझाने में भी नाकाम है। और बीजेपी को अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किधर से मूव करे, क्योंकि पश्चिम के इस इलाके में पकड़ खोने का मतलब कि मध्य और पूरब, जहां अपोजिशन पश्चिम के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, यहां फिर मसला पलट सकता है। तो अभी किसान आंदोलन में लोगों का ध्यान है, लेकिन यूपी की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है शायद इस पर नजर नहीं है। और आज हम इसी विषय पर डिबेट करेंगे कि पश्चिम की यह राजनीति जो बदल रही है, फायदा कौन ले रहा है इसका बेनिफिशियरी कौन है? क्योंकि जैसे ही यह माहौल बदला, आज प्रियंका गांधी भी सहारनपुर आई थी किसान पंचायत के नाम पर, वहां भी वो आई। हालांकि कांग्रेस के पास करने के लिए पश्चिम में बहुत कुछ नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने लिए किसान फार्मर प्रोटेस्ट के बहाने अपनी राजनीतिक आमद दर्ज कराना चाहती है। लेकिन जयंत चौधरी के रैलियों में उमड़ रही भीड़ यह कुछ और ही कहानी कहती है, क्योंकि जयंत परफॉर्म करेंगे तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। जो राष्ट्रीय लोकदल पहले कम सीटों पर निगोशिएट करने की स्थिति में था, आज बदली हुई परिस्थितियों में वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों की अपेक्षा करेगा, क्योंकि हालात फील्ड में बदल चुके हैं। और चौधरियों पे जो आरोप था कि वो घर से निकलते नहीं हैं, तो 28 तारीख के बाद जयंत चौधरी घर पे बैठे नहीं, प्रतिदिन वो सभाएं कर रहे हैं, प्रतिदिन वो निकल रहे हैं। और 15 फरवरी तक का उनका कार्यक्रम का ऐलान भी हो चुका है, उसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यानी टिकैत के दो आंसू राष्ट्रीय लोकदल को पुनर्जीवित कर गए। और जो 2013 की दंगे के बाद समाज विभाजित हो गया था, वो वापस एक फोरम पे आ रहा है, जाट गुर्जर मुस्लिम एकता। उसका दृश्य आप लोगों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत में देखा,
सार्वजनिक तौर पर गिले शिकवे भी हुए, लेकिन सब एक हुए। तो अब बीजेपी के पास क्या विकल्प है? और बीजेपी के एक कद्दावर नेता जो पश्चिम में जाट गुर्जरों की राजनीति करते हैं, वो इसका काउंटर क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं? और बीजेपी के पास अब रास्ते क्या बचे हैं फार्मर प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए? क्योंकि वक्त सिर्फ 10 महीने का बचा हुआ है, अपोजिशन भी सक्रिय हो चुका है। कुछ बयान सुने। आज की डिबेट बेहद दिलचस्प है राजनीतिक तौर पे। कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून है जो किसान को मारना चाहता है। ये नया कानून बड़ी बड़ी खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। कानून जो है तथाकथित किसानों के लिए बनाया गया है। सरकार अभी भी ये कह रही है कि किसानों का ही फायदा है। किसान इस कानून को चाहते नहीं, तो जबरदस्ती अगर थोपा जा रहा है तो उसका यही अर्थ निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ सरकार का, और प्रधानमंत्री के स्तर पे मैं ये खुद टिप्पणी कर रहा हूं कि खुद उनके अंदर कोई ऐसी भावना है कि इस जिद पे उतर आए हैं। तब तक इनको राजनीतिक चोट नहीं दोगे और वोट की लाठी इन पे नहीं मारोगे, तब तक किसानों को लाठी सहनी पड़ेगी इनकी। कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्षी दल अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ न कुछ सुर्खियां इसलिए बटोरते हैं कि जनता उनकी तरफ देखे। कई चुनाव में जनता उन्होंने पूरी तरह नकार दिया है। चुके हुए लोग हैं, धरातल नहीं है, ज़मीन नहीं है, और केवल कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके के कुछ प्रयास करते हैं। सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अडिग है और हम कानून के राज कायम कर रहे हैं। कानून का राज तो कायम कर रहे हैं, लेकिन कानून मंत्री ने यह नहीं बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान इनके गले की हड्डी बन गया है, उसको निगलेंगे या फिर उगलेंगे। ये बात कानून मंत्री ने नहीं बताई है। तो आज की डिबेट में मैं अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी से, सरदार इंद्रजीत सिंह नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं राष्ट्रीय लोकदल से, और राजवीर सिंह जादौन भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भाई अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। स्वागत। आज कुछ ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं आप, या कुछ व्यग्र हैं? अरे स्वागत कहना तो अब अच्छी परंपरा नहीं, ठीक बात है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं, इसलिए आपकी व्यग्रता समझ में आती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदले हुए राजनीतिक माहौल से आप कैसे निपटिएगा, क्योंकि वहां जिस तरह के हालात हैं उन हालातों से लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीख लिया है या कोई सबक लिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में आपने एक पॉलिटिकल एनालिसिस प्रस्तुत की, ठीक है, मीडिया की अपनी विजडम है, वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दुश्वारियां आपने गिनाई, अच्छी बात है, हमने उसको सुन लिया। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैं सामने चार्ट लिए बैठा हूं। 12 दिसंबर को मुरादाबाद, 12 दिसंबर को गाजियाबाद, 13 को मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर मेरठ, फिर सहारनपुर से सड़क मार्ग से कई कार्यक्रम करते हुए 4 जनपदों की यात्रा, 30 को मथुरा, 29 को नोएडा, 31 जनवरी को आगरा और 1 फरवरी को अलीगढ़ और आगरा। ये प्रदेश अध्यक्ष, ये भी बता दीजिए कि ये सब बंद कमरे के कार्यक्रम है। ये हमारे यूपी ये बंद कमरे की मीटिंग्स हैं, और आपके जाट नेता कहाँ हैं, गुर्जर नेता कहाँ हैं? सब दौरे पे हैं, बंद कमरे की मीटिंग कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, हर पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी तय करने का अधिकार है, आपके सुझावों को समावेशित कर लेंगे, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारे जिलों के प्रभारी मंत्री अपने दौरे पे हैं, पार्टी ने जो प्रभारी बनाए जिलों के, वो अभी पिछले 3 दिनों उत्तर प्रदेश के हर जनपद में गए। और कानून मंत्री जी आपके व्यक्तिगत मित्र हैं, बरेली के प्रभारी हैं, वो भी यात्रा करते रहते हैं, और बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही, कहीं कोई चिंता की विषय नहीं है। सब दलों को अपनी राजनीतिक कार्यक्रम करने की इजाजत है। पर क्या आपको यह बात मानने में कोई गुरेज है कि उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस की हैंडलिंग की वजह से आपके खिलाफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कोई माहौल नहीं है? कोई माहौल नहीं है। इसी चुनाव बाई इलेक्शन के पहले भी बताया गया कि बड़ा माहौल है, पलट देंगे। नोटबंदी आई तो कहा लाइन लगेगी, पलट देंगे। ये सब स्वागत योग्य बयान है, तो एक काम करो ना, हम अपना काम करते रहते। अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा करिए कि जयंत चौधरी की टक्कर की कोई एकाध पंचायत करके दिखाइए। वो जो हमको कार्यक्रम कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम कब करेंगे? आज आप ऐलान कर दो, वो अपने और अपने इस ऐलान से सुरेंद्र राजपूत का मुंह बंद कर दो।
नहीं, किसी का कोई मुंह नहीं बंद करता। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, मुंडे मुंडे मथिर बिन्ने सबको अपना कार्यक्रम चलाने की इजाजत है। ओके, पर आप ऐसा महसूस करते हैं पुरी जी कि आपको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान इस किसान आंदोलन की वजह से हो रहा है? कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह जब चुनाव आएंगे तो इसके परिणाम पता लगेंगे। जो तेजस्वी की रैलियां देख के बिहार के चुनाव परिणाम टीवी पे बता रहे थे, अगले दिन बाद वह सारे के सारे ताश के पत्ते ढह गए। जो नोएडा में नहीं जाते थे, नोएडा बनाने के बाद कांग्रेस और बाकी के दलों के मुख्यमंत्री, इस अकेले मुख्यमंत्री ने नोएडा न जाने के अपशगुन को तोड़ दिया। अंतिम सवाल, हर जनपद में दो इस राउंड का अंतिम सवाल, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप जाट गुर्जर मुस्लिम एकता को तोड़ने में कामयाब होंगे? हम उत्तर प्रदेश की एकता के लिए लगे हैं, बाकी के लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अशोक भूषण जी ने संजय सिंह के बारे में जो टिप्पणी की है, जिसका बड़ा महिमा मंडन हम लोग करते रहते हैं, उन्होंने बता दिया किस तरह की जातिवादी राजनीति लोग कर रहे हैं। हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ऑलराइट, मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल स्पोक्स पर्सन है सरदार इंद्रजीत सिंह मौजूद है मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत जी कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि अचानक से 28 जनवरी के बाद क्या राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश की पलटी कि आज जयंत चौधरी की सभाओं में हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो लगातार नियमित कार्यक्रम कर रहे हैं? और क्या आप ऐसा मानते हैं कि जाट गुर्जर और मुस्लिम एकता जो 2013 के दंगों की वजह से टूट गई थी, वो वापस अपने प्लेटफॉर्म पर लौट रही है? ऐसा महसूस कर रहे हैं अथवा नहीं? देखिए, बात यह है कि बीजेपी पार्टी ने बहुत भ्रमित करने का कोशिश करा, और जो जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ इनको मैंडेट दिया था, ये तो एक ही काम करने में लगे हुए, ठोक दो ठोक दो ठोक दो। अच्छा, दूसरी बात है कि हम किसान की पार्टी है और किसान की कोई जाति नहीं है, सब बिरादरी का आदमी किसान है। और किसान के साथ जिस तरीके से अत्याचार पिछले 75 दिनों से हो रहा है, प्रधानमंत्री जी सदन में बोल रहे हैं, 2 दिन में बहुत भावुकता दिखाई, पर एक भी 200 से ऊपर किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। एक किसान के पर इस किसान आंदोलन का कोई राजनीतिक लाभ ले रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल ले रहा है। नहीं, देखो, आप इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं, ये हमारा परिवार है, और परिवार में कभी कोई ये नहीं होता कैश करने वाली बात। परिवार होता है, परिवार कई बार भ्रमित हो जाता है। आज उस परिवार का मन दुखी है कि कम से कम हमारे नुमाइंदे आज इंद्रजीत जी, इसी परिवार ने आपको घर से बेदखल कर दिया। हाँ, आपके मुखिया को हरा दिया, आपके छोटे मुखिया को हरा दिया, छोटे मुखिया की बहू को भी हरा दिया। 2014, 2017, 2019 कितने उदाहरण दूं आपको? देखिए, ऐसा है, ये परिवार है, परिवार में गिले शिकवे मन में होते हैं, और वो आज वही मेरा किसान भाई है। किसी को तो ट्रैक्टर के तेल के लिए पैसे, किसी सवारी को आने जाने के लिए पैसे, ये किसी को नहीं दिए जा रहे। अपने आप अपने घर से निकल के उनके मन में जो भावना, इसकी राजनीतिक फसल तो आप काट रहे हो ना? नहीं, हमारा काम देखो, हमारे नेता हमेशा किसान बिरादरी की बात करते आए हैं, और विरासत में चौधरी चरण सिंह जी हमको यही दे गए। हम कोई बेगाना घर नहीं जा रहे, हम अपने परिवार, जब आदमी के अपने दिमाग में कोई चीज नहीं आती तो परिवार के बीच में बैठ के आदमी सलाह मशवरा करता है। हम तो अपने एक इस राउंड का अंतिम सवाल मांगने नहीं जा रहे, एक इस परिवार से अपनी बात बांटने। इस राउंड का अंतिम सवाल है आपसे, और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या अब राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी के साथ चूंकि गठबंधन में है, क्या अब आप अपेक्षा करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें? आप गठबंधन में ज्यादा सीटें चाहेंगे? अब देखो, ये डिसीजन तो हाईकमान का है। मैं तो खाली पार्टी की बात रखने के लिए आपके चैनल पे आया हूँ और आपका आभारी हूँ। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे समीकरण होंगे, बड़े हाईकमान जब बड़े चौधरी साहब बैठेंगे, जयंत जी बैठेंगे, तो ये परिवार है। चौधरी चरण सिंह जी कह गए थे मेरे 2 पुत्र हैं, एक मुलायम सिंह जी और एक चौधरी अजीत सिंह जी। ये 2 भाइयों के बीच की बात है, उसमें मेरा ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। जब परिवार के 2 भाई अंतिम सवाल, तो मिलकर अंतिम सवाल, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है राजनीतिक तौर पर? नहीं, आगे दर्द है। मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से सरकार हठमर्दी दिखा रही है और इस किसान का धन्यवाद नहीं दे रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी को 2 कार्यकाल दिए, यूपी में सरकार में भागीदारी दी, और आज थैंक यू, तरीके का। थैंक यू। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई आईपी सिंह, एक आरोप ये लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी है, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप क्या ये भी बताएंगे कि अब राष्ट्रीय लोकदल
जमीन पर मजबूत हो रही है और वापस 2013 के पहले वाली एकता वहां के समाज में कायम हो रही है। तो अब जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल की पॉलिटिकल निगोशिएशन कैपेसिटी बढ़ी है, वो ज्यादा सीटें आपसे चाहेंगे। क्या आप ज्यादा सीटें दे पाएंगे उन्हें? देखिए, ये तो हम दोनों लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम चुनाव में इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है, 1996 से लेकर 2014 तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 120 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें बीजेपी पूरी तरह वॉश आउट हो गई थी। 17 वर्षों तक यहां बीजेपी फेल थी। लेकिन जो बीजेपी के दो बड़े नेता हैं, आपको याद होगा कि 6 अप्रैल 2014 को आज के गृह मंत्री ने मुजफ्फरनगर के दंगे को लेकर ये बैलेट से बदले की जो बात कही, सांप्रदायिक जो माहौल बिगाड़ा, इस बिगाड़ने का काम प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री ने किया। आज फिर से एक बार पश्चिम उत्तर प्रदेश ने कसम खाई है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर 1996 से लेकर 2014 के बीच वही पटकेंगे। और ये जो महापंचायत हो रही है, किसान महापंचायत हो रही है, मैं तो भारत समाचार के माध्यम से, आपके माध्यम से देश के तमाम जो नेशनल चैनल है उनको उन्हें सीखना चाहिए कि पर मुझे एक बात बताइए आईपी सिंह, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव पंचायत क्यों नहीं कर रहे हैं? जयंत चौधरी को आगे करके आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। जयंत चौधरी को आगे करके समाजवादी पार्टी पश्चिम में राजनीतिक माहौल बना रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी डायरेक्ट क्यों नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक कर रही है पॉलिटिकली? आपको आरएलडी की आड़ लेने की जरूरत क्यों है? बिल्कुल फाइट कर रही है, किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। लेकिन जो जयंत चौधरी जी है या श्री अजीत चौधरी जी का जितना अपमान मोदी जी ने किया, जितना अपमान अमित शाह जी ने किया, आज उसी अपमान का बदला पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ले रही है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 10 महीने के बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और पहला चरण जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी को धूल चिटा देगी। ओके, सुरेंद्र राजपूत, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ नोएडा जाते हैं। अरे आपने अपने 3 मुख्यमंत्रियों का भी अपमान किया। कल्याण सिंह भी नहीं जाते थे, राजनाथ सिंह भी नहीं जाते थे, और स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्ता भी पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटलैंड के अंदर आरक्षण धन्यवाद और जनता आपको शुक्रिया, धन्यवाद। आईपी सिंह सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज प्रियंका गांधी गई थी वहां एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने किसानों के बीच। अभी तक तो यह था कि इस फार्मर प्रोटेस्ट का कोई पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं कर रहा था सिवाय राष्ट्रीय लोकदल के। ऐसा लगता है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में आप भी राजनीतिक फसल काटना चाहते हैं, इसीलिए सहारनपुर का रुख अख्तियार किया प्रियंका गांधी ने। ब्रजेश भाई, पहली चीज तो मैं आपको बधाई दूं, जिस तरीके से आप विषय को रख देते हैं उसके बाद फिर बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। आपने अच्छा रख दिया, सारा विषय बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर दिया, तो आरोप और प्रत्यारोप की जगह नहीं रहने दी। और रही बात, अब सीधे विषय पर हम आए, तो कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। अब इस वक्त किसानों को किसान आंदोलन में समर्थन की आवश्यकता है, तो मैं तो कहता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उनको समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर किसानों की महापंचायत करके किसानों की मांगों पर समर्थन दे रही है श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। चिल्काना जिस जगह पे थी, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं,
और सहारनपुर मेरी जन्मभूमि है, तो मैं आपको बताऊं वहां से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक वर्ग जिसको कह सकते हैं ना कि सामने आकर के समर्थन दिया किसान आंदोलन को। तो हम पंजाब से पूरे देश में सहारनपुर आपने समर्थन दे इसलिए रहे हैं। किया क्योंकि तो इसमें पश्चिम के आपत्ति बाकी क्या है? इलाके में दूसरे आपके पास न तो सक्षम और कद्दावर नेता है, ना आप इतनी बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन कर सकते हैं। ये सारी भीड़ इमरान मसूद की इकट्ठा की हुई थी। आपके पास पश्चिम में लीडरशिप ही नहीं है, तो आप और कहां पंचायत करेंगे? और अगर लीडरशिप है तो मुझे कार्यक्रम बताइए कि प्रियंका गांधी कहां कहां जाने वाली हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात को जैसे कहते हैं ना कि आपके इस निर्मम विश्लेषण का भी हम धनात्मक ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है आपकी किसी भी, चूंकि आप सक्षम पत्रकार हैं और आप इस तरीके के हैं कि आप सच को सच, झूठ को झूठ कहने में माहिर हैं। कम से कम इस समय भाजपा के सामने खड़े तो हैं, और बेहतर रहे आप भाजपा के सामने खड़े रहे। और मैं आपके सामने भी खड़ा हूं, तो निश्चित तौर पर हम उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास करें। जी मैं बताऊं, आप सुन लीजिए ना। मैं आपको अब आप उठाइए, आप इमरान मसूद साहब सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आप उठा लीजिए। हमारे पंकज मलिक, धर्मेंद्र मलिक आप उठा लीजिए। आप क्रांति कुमार जी का पूरा परिवार बिजनौर में उठा लीजिए। आप एक नहीं सैकड़ों की पश्चिम संख्या उत्तर में प्रदेश में हमारे पास रैलियां करके लीडरशिप दिखाइए। है। फिर सच बात यह कि आपने लीडर- सहारनपुर आसान रास्ता इसलिए चुना क्योंकि इमरान मसूद भीड़ इकट्ठा कर देंगे। आप कार्यक्रम दीजिए, बताइए कि प्रियंका गांधी कहां जाएंगी और जयंत चौधरी कहां जाएंगे। मैं उसका डिटेल लेके बैठा हूं, अभी बता दूंगा आपको जयंत कहां कहां जा रहे हैं। मैं हर बिल्कुल सही कहा आपने। हर पार्टी की अपनी अलग रणनीति है। जयंत चौधरी साहब की अपनी रणनीति है, उनकी रणनीति का उनको मुबारक और उनका स्वागत। हम अपनी रणनीति के अनुसार काम कर रहे हैं। हमें राष्ट्र में काम करना है। हम हरियाणा के किसानों के साथ सुरेंद्र भी खड़े हैं, राजपूत जी, पंजाब मान के लीजिए किसानों कि के साथ आपकी भी खड़े हैं, पॉलिटिकल उत्तर प्रेजेंस प्रदेश के किसानों के पश्चिम उत्तर साथ प्रदेश भी में खड़े नहीं हैं। है। सहारनपुर जनपद में हो सकती है, पर पश्चिम में आपकी प्रेजेंस नहीं है। आपको आप अगर इस बात को कहें ब्रजेश भाई, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। अगर आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे की सारी 120 सीटों पर आप क्या नाम अगर अध्ययन करेंगे, तो आपको फिर एक नई चीज पता चलेगी कि जिस तरीके से कांग्रेस का वो गढ़ रहा, देवबंद की सीट हमारे बाबा जी 1984 तक जीतते रहे। उसने किसने मना सर, अब किया? 80 के आपको दशक, देखिए, 90 की दशक की गंगों क्या की बात सीट करें? हो, चाहे सहारनपुर शहर की सीट हो, और चाहे सर, मैं वो चुनौती शामली दे की रहा हूं सीट हो, आपको चाहे वो कि आप क्या नाम प्रियंका है, गांधी पंकज का मलिक की राजनीतिक सीट हो। कार्यक्रम मुझे बता दीजिए कि इन जिलों में किसान महापंचायत करेंगे। आप बता दीजिए, मैं नहीं करूंगा सवाल, वापस ले लूंगा अपना सवाल। जैसे जैसे नहीं, ऐसा है। आज एक पंचायत हुई है ब्रजेश भाई, उस पंचायत की तो थरथराहट भारतीय जनता पार्टी में इतनी है कि उन लोगों ने अपने एक बंद कमरे में कार्यक्रम बनाने शुरू कर दिए हैं। राजवीर सिंह जब यादव, बहुत शुक्रिया आपका, कार्यक्रम धन्यवाद। आएंगे तो धन्यवाद। निश्चित तौर पर धन्यवाद। वो कारों में कार्यक्रम बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। राजवीर सिंह जादौन मौजूद है मेरे साथ, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लगातार ये 75 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है उसमें शरीक भी हैं। जादौन जी, आप लोग अराजनीतिक संगठन हैं, लेकिन अब देखिए कि हालात ऐसे बदल चुके हैं कि इसका अब राजनीतिक इस्तेमाल भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। आपका स्टैंड आने वाले चुनाव में क्या रहेगा? जी ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बड़ा अच्छा लगता है आपके कार्यक्रम में बैठने में। ये हमारा नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, अराजनीतिक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। सरकार ने जो इस आंदोलन के प्रति निर्ममता और जो उपेक्षा दिखाई है, उससे किसानों में गुस्सा बढ़ा है, उससे किसान गुस्से में है और एकजुट हुआ है। इससे किसको फ़ायदा उठाना, क्या करना, ये हमारे आंदोलन का विषय नहीं है। हम किसी को फ़ायदा करवाने के लिए या किसी को नुकसान करवाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान का फ़ायदा कराना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नुकसान ना हो, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। पूरे 130 करोड़ जनता का पेट भरने का काम हम आराम से करते रहे और हमारी गृहस्थी भी चलती रहे। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं जादौन जी, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। पॉलिटिकली आपका बयान गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मुझे मुजफ्फरनगर में आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का बयान याद है और हेमंत तिवारी से मैं तस्दीक भी कराऊंगा। उन्होंने कहा, पॉलिटिकली कहा कि अजीत सिंह को हराकर हमने बहुत बड़ी भूल की है और अब हम इसे ठीक करेंगे। क्या यह राजनीतिक बयान नहीं है? बिल्कुल है। जी 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 ब्रजेश जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बयान बयान होता है, उसमें कोई छुपाया नहीं जा सकता। वो मुजफ्फरनगर की जो पंचायत थी वो खाप पंचायत थी, सारी खापों के पंचायत के मुखिया वहां पर उपस्थित थे मंच पर, और सारी राजनीतिक दलों के लोग वहां पर उपस्थित थे जी। इसलिए वो किसी प्रकार से ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी को पॉलिटिकली फायदा दिलाने के लिए वो पंचायत थी। अच्छा, आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं और संगठन भी चलाते हैं। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, क्या 2013 के बाद का जो माहौल था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या 28 जनवरी 2021 की घटना के बाद क्या जाट गुर्जर मुस्लिम एकता मजबूत हुई या अभी भी ये बटे हुए हैं? देखिए, हम किसान समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसान में समाज में हर जाति का व्यक्ति है, इन 3 जातियों से ना जोड़े, और भी हमारी जितनी भी जातियां हैं सारी जातियों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस आंदोलन में सारे लोग एकजुट हुए हैं और सभी लोगों का इसमें बड़ा भारी योगदान है। और जितने दिन ये आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार जितनी उपेक्षा करेगी, उतना ही ये सारे जातियों का, सारे किसानों का, सारे धर्मों के किसान, सारी जातियों के किसान एकजुट होंगे, मजबूत होकर के इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछले 30 सालों से उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 10 से ज़्यादा मुख्यमंत्री और 12 से ज़्यादा सरकारें देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। आप मुझे बताइए कि क्या 2013 का जो पड़ाव था जिसने उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पर पश्चिम की राजनीति को बिल्कुल बदल दिया, क्या आप उसमें किसी प्रकार का बदलाव महसूस कर रहे हैं 28 जनवरी की घटना के बाद अथवा नहीं? देखिए, सियासत में बदलाव तो लाजिम है और होता रहा है, हो सकता है, संभव है, लेकिन इस पूरे डिबेट में कई बातें हैं। मैं 2 अलग अलग विषय पे 2 बात कहूँगा जी। जिस दिन ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, करीब 75 दिन पहले पंजाब और हरियाणा से लोग आना शुरू हुए दिल्ली की सीमाओं पर। पहली डिबेट आपने की थी, उसमें मैंने एक बात कही थी, मुझे पता नहीं, कहीं न कहीं से लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है। हालांकि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बात करना थोड़ा सा दुष्कर होता है। कारण स्पष्ट था, वही मैंने किया था कि चूंकि किसान एक ऐसा विषय है, खासतौर से उन राज्यों में जहां सर्वाधिक खेती होती है और जहां समृद्ध किसानों की बड़ी संख्या है, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की, जिसके खिलाफ पूरा माहौल बनाया रहा था, उसने भी अपना आकलन इसका किया होगा। अल्टीमेटली आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने अभी एक शब्द कहा, उस पर फिर आऊँगा। आपने कहा कि कहीं मिसहैंडलिंग हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस से थोड़ी मिसहैंडलिंग जरूर हुई, बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपने इंगित किया था। मेरठ रेंज का एक वरिष्ठ अधिकारी चीज़ों को बहुत तरीके से टैकल कर रहा था, लेकिन उससे कनिष्ठ 2 अधिकारी जैसे उनका दखल बढ़ा, वैसे चीज़ें शायद एक स्तर पर गलत हुई। क्या आप नाम शेयर करने में कोई? मुझे लगता है बहुत उचित नहीं है, ये तो सरकार की जांच बिल्कुल का ठीक बात, मैं सहमत आपसे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सुनिएगा। जैसे नुकसान फायदा, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10, 12, 14 पत्रकारों से पिछले 2-3 दिन में मेरी बात हुई। एक विजय वालियान है, उनसे बात हुई, लखनऊ में ब्यूरो में काम करते हैं, मुजफ्फरनगर के बड़े अखबार के हैं। उनका कहना था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं कि सूमो पहलवान है आज की तारीख में। पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें तो जो अतीत है, बाकी पॉलिटिकली और जनप्रतिनिधित्व की दृष्टि से उसके सामने सीखिया पहलवान है आज की तिथि में। ये शायद भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी रही हो, जिसकी वजह से लगातार जीतते आए। उनकी और भी स्ट्रेटजी होगी, परंतु वहाँ के लोगों का कहना है कि डेंट तो जरूर लगेगा। जो पहले चरण का चुनाव होता है असेंबली में या पार्लियामेंट, सुरेंद्र राजपूत की जन्मस्थली से शुरू होता है, सहारनपुर से आगरा तक असर है। लेकिन एक बात देखिएगा, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आखिर यह असर मध्य उत्तर प्रदेश में, रुहेलखंड में, बुंदेलखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां अपेक्षाकृत कम आय वाले किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां नहीं देखा गया है। तो यहां बहुत ज्यादा। आप सहमत हैं इस बात से कि जाट और गुर्जर और मुस्लिम एकता प्रभावी हो रही है पश्चिम में? एक कारण उसका ज्यादा महत्वपूर्ण देखता हूं। एक तो टिकैत का रोना, आपने सही कहा, इस पूरे किसान आंदोलन में कि राकेश टिकैत की 2 बूंदों ने एक बड़ा भावुक परिवर्तन किया है। और एक पॉलिटिकल कारण बता दूं, सबसे बड़ा ये इसलिए थोड़ा हिट हो सकता है क्योंकि ये लखनऊ से मिसहैंडलिंग हुई या किसी अधिकारी? मैं इस पे आ रहा हूं। मैं एक बात रह जाएगी बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ज्यादा नहीं है, स्वीकारता भी ज्यादा नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, इसलिए यह एकता बड़ा कारक बन सकती है और शायद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बीरेन जी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या राजनीतिक माहौल है और जयंत चौधरी की अचानक से इतनी बढ़ती हुई सक्रियता और उनके कार्यक्रमों में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? क्या आरएलडी के पीछे कोई और है? देखिए, किसान आंदोलन ने राजनीतिक दलों को एक नई ऊर्जा दी है विपक्ष को। इसमें जयंत चौधरी की पार्टी, चूंकि एक विधायक उनका जीता था पिछले चुनाव में और उसको भी बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, तो उनकी पार्टी का ही आधार जो मेरठ का इलाका है, जो एनसीआर का इलाका है, वहीं पर था। तो उन्होंने कसम खाई जब खाप पंचायत की उस मीटिंग में, उसके बाद से माहौल बदला है। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो पिछला प्रदर्शन अपना कैसे दोहराएगी। अगर हम चलें, शामली से मंत्री है, मथुरा से है, मुजफ्फरनगर से है, फिर उसके बाद मेरठ प्रभावित है, सहारनपुर, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सब इलाके प्रभावित है किसान आंदोलन से। ये कोई मामूली जिले नहीं है। स्वाभाविक है कि जब इस पर आएगी नौबत तो बीजेपी चुनाव में, अभी पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है, इसी में ये पता लग जाएगा कि बीजेपी की स्थिति क्या है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी के कानून के नाते किसानों को सड़क पर आना पड़ा। आज आंदोलन जीवी परजीवी तमाम सारी बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी मंदिर के नाम पर राजनीति कर सकती है, लेकिन विपक्ष किसान के नाम पर मदद नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसको गलत मानती है। दूसरा, किसानों का इतना बड़ा समर्थन बीजेपी को विचलित किए हुए है। इनके मंत्री क्षेत्र में जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब आने वाला साल चुनावी है, वो डरे हुए हैं। इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन भीड़ तो उमड़ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा किसी की मदद कर दे आज के ज़माने में, तो ये कहा जाता है भाई कि बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ी दरियादली दिखाई, जनता की बड़ी चिंता करती है भाजपा। और अगर विपक्ष यही काम कर दे तो वो राजनीति कर रहा है, गंदी राजनीति कर रहा है। एक सज्जन ने कहा, भैया इनका कुत्ता टामी और हमारा कुत्ता पिलिया। तो ये बीजेपी की नीति ऐसी है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे तो अच्छा है, और गांव किसान की बात करे तो खराब। ये बड़ी समस्या है। लेकिन चुनाव हर समस्या का समाधान है। हर चुनाव का जो परिणाम होता है वो आंदोलन के असर से प्रभावित होता है जी। बीजेपी के लोग भले न माने कि यह आंदोलन उनको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो चुका है। क्या ये इनके गले की हड्डी बन गया है ये फार्मर प्रोटेस्ट? बिल्कुल बन गया है। अगर ये पूर्वांचल की ओर बढ़ा, बाराबंकी से लेके इधर पूर्वांचल फैजाबाद और सुल्तानपुर और गाजीपुर बलिया तक, तो क्या मामूली इसका असर और देखने को मिलेगा, और ज्यादा नुकसान हो सकता है। सियासत में माहौल का ही तो वोट है। लेकिन अगर हमारे यहाँ कहा गया कि अगर किसानों को अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो वोट देकर सरकार बनाना फिजूल है, क्योंकि हमारे वोट से बनने वाली सरकारें हमको 75 रातों से सर्दियों में खड़ा किए हुए हैं। तो ये किसान का दर्द, उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, कितने लोग जुड़े हैं इस आंदोलन से, तो असर तो दिखाएगा। ये अचानक से जयंत चौधरी की सभाओं में भीड़ का कारण क्या है, ये मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मुसलमान, जाट, गुर्जर, ऐसा लगता है कि इन्होंने तय किया है बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर कब तक लड़ाएगी। जब रोजगार की बात आएगी, स्कूल के फीस माफी की बात आएगी, पढ़ाई लिखाई की बात आएगी, नौकरी की बात आएगी, उद्योग की बात, व्यापार की बात, तो फिर उस पर चर्चा नहीं होती है। जीएसटी सबको देना है, हाउस टैक्स पूरा दुगना चौगुना लगना है। तो ये काहे कि सरकार में कोई सुनवाई भी तो होनी चाहिए। मंत्री और विधायक असहाय हो जाते हैं। पर इतने ताकतवर जाट मंत्री वगैरह हैं तो इनके पास, लक्ष्मी नारायण, भूपेंद्र चौधरी और वो सुरेश राणा, ये सब लोग तो हैं ना।
देखिए, मंत्रियों की अपने विभाग में उनका प्रमुख सचिव नहीं सुनता है, तो ये जिलों में डीएम एसपी को कहाँ से समझा पाएंगे? अब मैं इस बात का क्या जवाब? नहीं, अभी आपने देखा अब हेमंत कि जी इसको बिजली विभाग में सही कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री ने क्या क्या नहीं लिखा सोशल मीडिया पे। जी, अफसरों से सरकार परेशान है। मंत्री विभागों के हैं अलग अलग, लेकिन उनका वो सरकार में काम करा लें ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बस इतना है कि किसान आंदोलन जितना लंबा खींचेगा बीजेपी को उतना नुकसान होगा। अब भाई हर चुनाव बीजेपी जीत जाती है, हमारे पुरी साहब बैठे हैं, उनके पास कोई फार्मूला होगा, वो आश्वस्त हैं। बिहार में भी उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत आती थी लेकिन जीते हम। तो ये बात तो सही है कि देश में चुनाव कहीं भी हो सरकार बनाएगी बीजेपी ही, और चाहे चुनाव ना बना पाए तो फिर उपचुनाव से बनाएगी, बनाना तो उसी को है। चलिए जी, देखिए, जो आज सड़कों पर हैं उनके लिए कहता हूं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, और जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत न बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। और जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई अमित पुरी जी, जिस सहारनपुर से आप अभी उपचुनाव जीत कर आए, उसी उस सहारनपुर में आपकी छाती पे चढ़ के प्रियंका गांधी इतनी बड़ी रैली करके गई और जयंत दंदनाते फिर रहे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप उनको राजनीतिक मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, आपकी अपनी शब्दावली है, कोई किसी की छाती पे नहीं चढ़ता, कोई किसी को मुंहतोड़ जवाब नहीं देता। अब ये जो राक्षस रूपी कानून बताने वाले लोग थे, अभी मैं सुन रहा था लोकदल के लोगों को, कह रहे थे पश्चिम ने 2-2, 3-3 बार मैंडेट दिया। आज मैंडेट याद आ रहा है? उस चुनाव के बाद छाती पीट के लोग स्यापा कर रहे थे, ईवीएम बेईमान हो गई, मुन्नी बदनाम की तरह। मुन्नी बदनाम की तरह ईवीएम बदनाम हो गई थी भाई, लोग उसको मट्टी कूट रहे थे जगह जगह। अभी सुन रहे थे तो लोग बता रहे थे चुनाव जीतना इनको येन केन प्रकरण आता है। ईवीएम को, लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को इतना अपमानित करने का प्रयास मत कीजिए। ये ज़बान खलक है हुजूर, ये अपनी आवाज़ बता देती है और उसी की खनक दिल्ली और लखनऊ में सुनाई देती है। जिस मुजफ्फरनगर, मथुरा और शामली से आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वहीं पर उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के क्षेत्र में लाखों किसानों की अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, पंचायतें हो रही हैं, आजादी है। और आपके मंत्री लोग लोकतंत्र के अंदर किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं, कोई तानाशाही नहीं है। ये क्या नाकामी है आपके मिनिस्टर? कोई नाकामी नहीं है। दे दिए दर्द जो अड़तियों के पैन कार्ड लगने का है वो दर्द है असली, इसीलिए ये आंदोलनवादी राजनीति अपनी पूरी मतलब चर्चा किसान कर ले, नहीं दलाल बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसान नहीं दलाल बैठे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? अड़तिया कहना चाहते हो कि शब्द अड़तिया बैठने हैं? एपीएमसी एक्ट का शब्द है भैया, स्टेट का सब्जेक्ट है एपीएमसी एक्ट, उसका शब्द है अड़तिया, कमीशन एजेंट। इसमें विचरने की क्या जरूरत है? मिनिस्टर्स कहाँ हैं? चौधरी लक्ष्मी नारायण, सब भूपेंद्र सारे चौधरी, मंत्री माननीय अपने सुरेश अपने राणा, कार्यक्रमों के अनुसार अशोक कटारिया काम कर रहे हैं। आप अपनी आर्काइव्स उठा लो भारत समाचार की, जो नीचे टिकर पे आप चलाते हो कि फलाना आदमी फलाना जगह के दौरे पे है। एक चीज करिए ना, खुद राधा मोहन सिंह जो प्रभारी बन के आए उन्होंने पश्चिम से यात्रा शुरू की। सुनिए ना जी, मैं कहता हूं कि कांग्रेस और आरएलडी को बीजेपी चढ़ के मुंहतोड़ राजनीतिक जवाब दे। वो जनता दे देती है, जनता दे देती है हुजूर, इंतजार कीजिए, वक्त आने दीजिए। कोई किसी को मुंहतोड़ जवाब नहीं देता सियासत में, जनता बताती है। आसुर बदले हुए हैं भाई। बिल्कुल, ओके, हम तो लोकतंत्रवादी हमेशा आपके मित्र को हमने कभी किसी की छाती पे पैर नहीं रखा भैया। रामपुर तिराहा कांड जिनको याद हो तो वो याद कर ले, रामपुर तिराहा कांड में किसकी छाती पे किसने पैर रखा था। सरदार इंद्रजीत सिंह जी, आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम अभी जवाब नहीं देंगे, जनता जवाब देगी। देखिए ब्रजेश भाई, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और बहुत अच्छा तरीका है आपका डिबेट में बात को रखने का। मैं ये कह रहा हूं, आप एक एमपी को भूल गए, तो हेमा मालिनी जी को, उनकी बहुत तस्वीरें वायरल हुई थी, खेत में सब फसल काटते हुए। कहाँ है हेमा मालिनी जी? वो दर्द पंजाब में आपको क्यों है हुजूर?
पंजाब में उनके डिबेट पुत्र, सिस्टमैटिक पंजाब के उनके सिस्टमैटिक ही चल पुत्र रही है। किसान के नाम पे जीत के आए थे। ये लोग जो बेचारे हमारी जनता छली गई है, बहुत जल्द इनको जवाब देगी। और मेरे जयंत चौधरी जी, सब जानती क्या है। किसी के यहाँ सुख में गए हो या ना दे हो, अगर किसी परिवार में कोई दुख की घड़ी आई है, सत्ता में रहे हैं या नहीं रहे, हमने उनके घर में जाके बाजूबंद के साथ करने का काम करा है। और हमारे नेता हमेशा सत्ता के लालच में कभी नहीं रहे। उन्होंने परिवार के रूप में चौधरी चरण सिंह जी विरासत में हमें देखे। हम बाजू बन के सुख में दुख में किसान के साथ है। किसान भावुकता में आ गया, आपको लगता है कि में आ गया। ऐसा करके आप राष्ट्रीय लोकदल को पुनर्जीवित कर पाएंगे? और मैं दो उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं। 2012 में आपके पास 2.5% वोट शेयर था। 2017 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आपके पास 1.8% वोट, महज 15 लाख वोट आपकी पार्टी को मिले थे। आप कोई देखिए, राजनीतिक चमत्कार की अपेक्षा करते हैं क्या? देखिए बात यह है, हमने सत्ता में वोट कितना भी मिला, हम लोग घर में नहीं बैठे, हम परिवार की तरह आते रहे जाते रहे। ये समय है, ये बीजेपी आज सत्ता में है, ये 2 सांसदों से तो चली थी। जनता ने पिछले को 60 साल 70 साल को नकारा, इनको मैंडेट दे दिया। लेकिन ये आज अपनी गलती करके और ये कहते हैं कि पहले वाले ने दी गई थी। अगर पहले वाले अच्छे होते तो आपको मैंडेट क्यों दिया गया था? आपको मैंडेट इसलिए दिया गया था कि आप दूसरों से अच्छा निकलोगे। जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, अन्नदाता के साथ खड़े रहोगे, धन्यवाद। आप अन्नदाता का गला काटोगे, इसलिए आपको मैंडेट नहीं दिया गया। ओके, ऑलराइट। सुरेंद्र राजपूत जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके पास मजबूत जनाधार नहीं है। मैं वापस उसी सवाल पे आता हूं। उसका कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है कि आपके पास अधिकांश जो सीटें हैं, साथ में कुछ तो बीजेपी में चले गए, आपके पास मेरे ख्याल से 3 या 4 विधायक बचे होंगे। पश्चिम में आपके पास जनाधार का अभाव है और पश्चिम को लेकर आपके पास कोई सॉलिड रोड मैप भी पॉलिटिकली नहीं है, और अगर है तो आप उसको सार्वजनिक करिए। ब्रजेश भाई, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। जो कमियां हम में आ गई थी उसकी वजह से जनता हमसे विमुख हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आज वो हम में वो कमियां तो 127 साल में आई और भारतीय जनता पार्टी में 6 साल में आ गई। तो आप एक चीज को देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार किस तरीके से बोल रहा है। उस अहंकार का प्रतिकार पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करती हैं, कभी भी जनता करती है और स्वयं करती है। आप इमरान मसूद को कमजोर नेता समझते हैं, आप मुझे बताइए। उनसे मजबूत नेता कैसी बातें करते हैं साथ आप? तो मैंने तो कहा, मैंने तो तारीफ की, कहाँ कमजोर आदमी? मैंने तारीफ की, रोटी काटने वाले नहीं मैंने तारीफ की और बताया कि उन्होंने एक बड़ी पंचायत करवाई। मैं आपके बीच में नहीं बोला। अमित भाई चलिए बोलिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनके एक विधायक है अवतार सिंह बढ़ाना साहब ने सदस्यता छोड़ दी है। आज की डेट में कहां है? तो आपकी आरोप पुष्ट होता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री अपने क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं। तो वहां की जनता की भावना बदल चुकी है। वो भावना का प्रकटीकरण चुनाव के समय में जिस दल के भी साथ होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगा, नंबर 1। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम जन आंदोलन कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपके परम मित्र आईपी सिंह को आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अपेक्षा है कि जनता हमारे साथ आएगी। धन्यवाद। आईपी सिंह जी, ऐसा आपको लगता नहीं कि अगर राष्ट्रीय लोकदल फिर से मजबूत हो गया जैसा कि वो 2007 के पहले था, तो आपके लिए आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर पश्चिम में मुश्किलें होंगी? क्योंकि अगर ये पार्टी मजबूत हुई तो भविष्य में फिर आपको पश्चिम में इनका साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल सभी नावों पर बैठ चुका है। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है और आज भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में अगर कोई लड़ता हुआ दिख रहा है तो समाजवादी पार्टी दिख रही है। इस बात को नोट करिए। जब संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा कि भारत के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से आते हैं। आज 2.5 महीने से किसान धरने पर बैठा हुआ है, काले कानून वापस हो, वो उसको लेकर बैठा हुआ है। क्या एमएसपी, क्या धान की खरीद कानपुर में हुई? प्रधानमंत्री जी ग्रामीण बनारस के अंदर क्या प्रधानमंत्री जी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि किसानों को जो मुनासिब दाम है वो मिला?
राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, चंदौली से आते हैं, जो कल तक बनारस का हिस्सा था, और धान की बड़ी बेल्ट है। क्या राजनाथ सिंह कह सकते हैं कि किसानों को मुनासिब दाम मिला? आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अरे अमित पुरी जी, बिकरू कांड याद करिए, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस के अफसर मारे गए। कल कासगंज में पुलिस के अफसर मारे गए और सिपाही मारे गए। आज तांडव है, जंगल राज है, गुंडा राज है। माफी मांगिए उत्तर प्रदेश की जनता से। उत्तर प्रदेश की जनता त्राही बची हुई है। लखनऊ के अंदर आईपी सिंह मुख्यमंत्री आवास से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्लॉक ये आपने कैसे ट्रेनिंग दी है? 30 गोलियां मारी जाती हैं। वो 96 से 2014 तक जब पश्चिम में बीजेपी नहीं थी, वो बीजेपी में थे। गाड़ी नहीं पलटी, पुलिस नहीं, आप इस तरह का पर्सनल कमेंट ना करें। आप पर्सनल कमेंट आईपी सिंह को मत करें। आईपी सिंह थे बीजेपी में, ये बात तो सब कोई जानता है। नोट कर लीजिए, जो इगोस्टिक, जो घमंडी मुख्यमंत्री हैं, उनका घमंड, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। चकनाचूर होने धन्यवाद। वाला है। जनता उन्हें राजबीर सिंह यादव, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। की स्थिति में वापस पहुंचाने वाली है। धन्यवाद हो गया। धन्यवाद। राजबीर सिंह यादव जी, आज प्राइम मिनिस्टर का आपने स्टेटमेंट लोकसभा के भीतर सुना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच कुछ वार्ता का क्रम शुरू होगा। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद भी आप लोगों के पास कोई इनविटेशन का कोई प्रस्ताव भारत की सरकार की तरफ से आया? नहीं, अभी नहीं आया। तो ये बातचीत का क्रम कैसे शुरू हो? भाषण रहा है, बातचीत का क्रम सरकार को शुरू करना पड़ेगा। सरकार ही अभी तक क्रम शुरू करती रही है। जगह बताई, समय बताया, डेट बताई, तो बताए समय। हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं, हम वार्ता करेंगे। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री के बयान के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको क्या लगता है कि रास्ता निकलेगा अथवा नहीं? ब्रजेश जी, मैं क्षमा चाहता हूं, व्यस्तता की वजह से बयान नहीं सुन पाया। अगर आप थोड़ा सा हमें बताने का कष्ट करेंगे तो धन्यवाद होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपको कानून से कोई समस्या है तो उसके प्रावधानों पर चर्चा करें। सिर्फ कानून वापस ले देने के लिए कोई कानून वापसी की बात कैसे हो सकती है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना काम है, उनका सम्मान है, लेकिन जिन कानूनों को शुरुआत में ये मान के चल रहे थे कि हमारे कानून बहुत मजबूत हैं, इनमें कोई एक शब्द भी इधर उधर नहीं होगा, उन कानूनों में जो 12 संशोधन करने के लिए तैयार हैं और इससे भी ज़्यादा आगे जाने को तैयार हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि एक कमेटी बनाई जाए और इन कानूनों की समीक्षा हो और इनको होल्ड पे रखा जाए, ये लागू करने काबिल नहीं है। इसके बाद सरकार से वार्ता हुई, सरकार ने कहा हम भी होल्ड पे रखने को तैयार हैं, हम और कमेटी बनाने को तैयार हैं। तो जब इस तरह कानूनों में संदिग्ध सब सारे विचार, सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया, किसानों का आ गया, सरकार का आ गया, तो ऐसी क्या जिद है? लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ऐसा मानना है कि ये जो विपक्ष है उसने आपको भड़काया है इस कानून को लेकर जी, और भ्रम उत्पन्न किया है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, हमें किसी ने नहीं भड़काया। और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो क्या वो भड़काने का काम करती थी? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम आंदोलन हमेशा करते रहे, सरकार किसी की भी हो। हमारा किसी पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं होता, हमारा सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है। हम किसी के भड़काए हुए नहीं हैं, हम बिल्कुल अपने सही मार्ग पर जा रहे हैं। इस कानून से कृषि प्रधान देश का भला नहीं होगा। इस कानून से कम $5 ट्रिलियन का जो सपना सरकार देख रही है वो कभी पूरा नहीं होगा जी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए बिना, किसान को भरोसे में लिए बिना, कोरोना जैसी महामारी में किसान ने अपना दिखा दिया है वर्चस्व, तो किसान को भरोसे में लेना पड़ेगा, किसान को बात मानना पड़ेगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। इस पूरी डिबेट में एक बहुत अहम बिंदु रह गया, उसके लिए मैंने हेमंत तिवारी जी को रोक के रखा था कि इनसे पूछूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बेहद महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फैक्टर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती हैं। जाटो समाज आज भी उनके साथ इंटैक्ट है पॉलिटिकली, तो क्या थर्ड प्लेयर की भूमिका निभाएगी बीएसपी, या बीएसपी के पास कोई मास्टर कार्ड है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए? क्योंकि मायावती की खामोशी ये बताती है कि उनकी कुछ राजनीतिक तैयारी अंदरूनी हो भी सकती है। हेमंत जी, बिल्कुल, खामोशी अक्सर या तो राजनीतिक तैयारी के संकेत देती है या राजनीतिक व्यवस्थाओं के संकेत देती है। कुछ न कुछ तो होता है, लेकिन इधर हाल के वक्त में जो गुजरा वक्त है, जो देखा गया है, मायावती आम तौर पर आम लोगों की निगाह में भाजपा के थोड़ा बगलगीर नज़र आई हैं। वजह कुछ भी हो, कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करती हैं, सब कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स अपनी करते हैं, लेकिन
मुझे पता नहीं क्यों लगता है इसको दुष्प्रचार या मेरे कोई प्रेजुडिस जोक नहीं बता रहा हूँ। मैं जिससे बात करता हूँ जो इनकी बहुत ज़बरदस्त मजबूत जगह रही हो, या जैसे आप वेस्टर्न यूपी में देखें बीएसपी की शुरुआत में सहारनपुर जैसी जगह पे बड़ी ज़बरदस्त पकड़ रही है इस पार्टी की। अरे 6 असेंबली सीट अकेले बीएसपी की और होती थी। बिजनौर से धर्मवीर सिंह सैनी तो वहीं थे पहले, अब तो आजकल बीजेपी में कैबिनेट बिजनौर मिनिस्टर से हैं। खुद मायावती ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, चुनाव लड़ी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नया इक्वेशन बन रहा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 22 के पहले उस थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है मायावती। कौन सा नया इक्वेशन? देखिए, मुस्लिम फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण था। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में याद दिला दूं कि जब एनआरसी और सीए का प्रदर्शन चल रहा था, आपने देखा क्या उफान था, क्या माहौल बन रहा था, वो ठंडा हो गया। भाजपा का अपना कैलकुलेशन था। हमको लगता है कि थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन किसान आंदोलन को लेकर के हो गया है। एक सवाल और है आपसे जी, क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार की मिस हैंडलिंग है, जो कुछ भी पश्चिम में आज बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, और जो बरसों की बीजेपी की मेहनत है उसको कमजोर कर दिया गया? देखिए, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि एक जो माहौल इस वक्त बना है, जो अद्यतन राजनीतिक वातावरण है और जिस तरह का जोश है लोगों में इसको लेके विरोध का, तो संख्या तो भारी दिख रही है। क्या बीजेपी संगठन को ये समझ में आ गया कि सरकार की तरफ से चूक हो गई? अब इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन चूक कहीं न कहीं से आखिरी दिनों में, ये आपको बता दूं, ये हीरो बनने का भी चांस था, ये जीरो बनने का भी चांस था। ये जो जनवरी का आखिरी हफ्ता रहा है जी, एक समय लगता था कि जबरदस्त फील्डिंग की है, पूरी तैयारी है यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई है। मतलब हीरो बनने के चक्कर में जीरो हो गया, ये कहना चाह रहा हूं। जीरो तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक बात जान लीजिए, अभी भी मानिए जो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सूमो ये पहलवान जो है। कांग्रेस प्रयास कर रही है, ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है कि अगर सुरेंद्र राजपूत का दिल नहीं दुखाना चाहते सुरेंद्र तो? हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि पूर्वांचल कहावत है कि मूस मोटाए तो लोढ़ा नहीं होगा। मतलब और चूहा अगर आगे वाला भी जोड़ दीजिए। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। तो कांग्रेस की सेहत अभी कमजोर है, लेकिन कोशिश कांग्रेस की, इसमें कोई शक नहीं। अमित पुरी, आप कुछ कहना चाहते थे? गो मैं 2 पंक्तियां केवल कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन कानूनों को स्टे किया तो बहुत सीधे सीधे ये कहा कि जो अशांत भावनाएं हैं किसानों की, उनको असहज करने के लिए किसानों पर बात नहीं कर रहे हैं, बात इस पर कर रहे हैं। ये चर्चा हुई, सरकार डे 1 से एक एक क्लॉज के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है। कहीं पर ये नहीं कहा गया कि हम अहम ब्रह्मास्त्र, हमने कहा एक एक बात पे चर्चा सुनने के लिए तैयार है, चाहे एमएसपी का मसला हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मर का मसला हो, लेकिन जो एपीएमसी खत्म कर रहे थे, पत्र में लाए कांग्रेस की चोरी जवान क्या है? वो दिल्ली में बैठे आपके लोग जो नोटिफाई कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं सिंधु बॉर्डर में जाकर के, भाई वो ये है राजनीति। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।